व्यापम साइंस हब में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जो मतलब परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, वैसे भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, एकदम। तो आज जो सामग्री हमारे पास है उसके आधार पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो मिशन है वो है प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना। और वो भी बिना रटे। हाँ, अक्सर छात्रों को लगता है कि ये बहुत बड़ा और जटिल अध्याय है, बस नाम रटने पड़ते हैं। पर आज हम इसे एकदम सरल बनाने वाले हैं। हम जीवों के वर्गीकरण के आधार समझेंगे, अलग अलग संघों जिन्हें हम फाइलम कहते हैं, उनके विशेष लक्षण देखेंगे और परीक्षा में जो तथ्य बार बार पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सही कहा। प्राणी जगत की इस यात्रा को समझना मतलब सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। अगर छात्र इस बात पर ध्यान दें कि कोई जीव वैसा क्यों दिखता है जैसा वो है, या उसका कोई अंग कैसे काम करता है, तो ये रटने वाली सूची नहीं, एक बहुत ही तार्किक कहानी बन जाती है। तार्किक कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, प्राणी जगत में लाखों जीव हैं, है ना। अब इतने सारे जीवों को याद रखना तो मतलब असंभव सा लगता है। तो वैज्ञानिक इन्हें व्यवस्थित कैसे करते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने जैसा है ना। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। जैसे मतलब जिस तरह लाइब्रेरी में हम किताबों को विषय, भाषा और उनके आकार के आधार पर अलग अलग शेल्फ में रखते हैं, वैसे ही जीवों को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर बांटा जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है। और इस लाइब्रेरी के भी कुछ अपने नियम हैं। वैज्ञानिक कुछ मुख्य आधारों पर जीवों को बांटते हैं। जैसे पहला और सबसे अहम आधार है संगठन का स्तर। अच्छा, संगठन का स्तर मतलब कोशिकाएं कैसे जुड़ी हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि कोई इमारत सिर्फ ईंटों का ढेर है या उसमें पूरी दीवारें और कमरे बन चुके हैं। जैसे अगर हम स्पंज की बात करें तो उनमें केवल कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। मतलब सिर्फ कोशिकाएं। हाँ, वहाँ कोशिकाएं बस एक साथ रहती हैं, लेकिन मिलकर कोई ऊतक या कह लें टिश्यू नहीं बनाती। जबकि उच्च जीवों में हमें अंग तंत्र देखने को मिलता है। अरे थोड़ा रुकिए, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। अगर स्पंज में कोई ऊतक नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? क्या कोशिकाएं बस अपने आप काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, स्पंज की कोशिकाएं काफी स्वतंत्र होती हैं। ये प्रकृति का चमत्कार ही है। और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यहाँ एक टिप है। संगठन के स्तर का सीधा मिलान अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखें। तो ये तो हो गई संगठन की बात। पर इसके अलावा एक और शब्द आता है नोट्स में, सममिति यानी सिमेट्री। हाँ, सममिति, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ जीव तो बिल्कुल असममित होते हैं, जैसे स्पंज, उनका कोई तय आकार नहीं होता। ठीक है। फिर आती है अरीय सममिति, मतलब रेडियल सिमेट्री। जो पहिए जैसी होती है। बिल्कुल पहिए जैसी। किसी भी केंद्रीय अक्ष से शरीर को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ये उन जीवों के लिए है जो ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं। पर इसके बाद जो आई द्विपार्श्व सममिति या बाइलैटरल सिमेट्री, वो सबसे क्रांतिकारी थी। ये वो है जहां हम शरीर को बस एक सीधी रेखा से बाएं और दाएं मतलब दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। हाँ, और ये तब विकसित हुई जब जीवों ने एक खास दिशा में तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जरूरी है कि आपके सारे संवेदी अंग और दिमाग आगे की तरफ हों। ओह, तो मतलब इसी द्विपार्श्व सम्मिति की वजह से सिर का विकास हुआ। बिल्कुल, सिर बनने का यही मुख्य कारण था। क्या बात है। और फिर एक और शब्द है प्रगुआ, जिसे सीलोम भी कहते हैं। हाँ, सीलोम। इसे आप शरीर के बाहरी दीवार और आहारनाल के बीच की खाली जगह मान सकते हैं। अगर ये खाली जगह ना हो तो सोचिए दिल फैलेगा कैसे? जगह ही नहीं मिलेगी। सही कहा। जिन जीवों में ये नहीं होती, जैसे चपटे, कृमि, वो बिल्कुल ठोस होते हैं। तो संगठन का स्तर, सम्मिति और प्रगुआ, ये वो नियम हैं जिनसे प्राणी जगत की लाइब्रेरी बनी। अब थोड़े जीवों की बात करते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अकशेरुकी प्राणी यानी इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो सबसे पहला संघ या फाइलम है पोरीफेरा।
नाम से ही पता चल रहा है, पोरस मतलब छिद्रों वाले जीव। एकदम सही। ये स्पंज होते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका जल परिवहन तंत्र। जल परिवहन। हाँ, इनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और एक बड़ा छिद्र होता है ऑस्कुलम, जिससे पानी बाहर निकलता है। लेकिन पानी अंदर आता कैसे? इनके पास कोई मोटर तो होती नहीं है। मोटर नहीं होती, लेकिन उनके पास कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं होती हैं। अच्छा। हाँ, इनमें धागे जैसी संरचना होती है, फ्लैजेला। जब लाखों फ्लैजेला एक साथ फड़फड़ाते हैं तो एक बहाव पैदा होता है और पानी अंदर खिंचाता है। मतलब प्रकृति का अपना ही जैविक वाटर पंप है ये। बिल्कुल। पोरीफेरा के बाद विकास थोड़ा और आगे बढ़ा और हम आते हैं सीलेंट्रेटा पर। जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। हाइड्रा और जेलीफिश इसके उदाहरण हैं। यहां से कहानी में थोड़ा एक्शन आता है, क्योंकि इन्होंने शिकार करने का एक हथियार बना लिया। हाँ, दंश कोशिकाएं या नाइडोब्लास्ट्स। ये किसी स्प्रिंग वाले हार्पून की तरह काम करती हैं। ओहो। शिकार जैसे ही पास आता है, ये ट्रिगर होती है और एक जहरीला धागा गोली की रफ्तार से बाहर निकलकर शिकार को लकवाग्रस्त कर देता है। बाप रे, ये तो किसी हाईटेक हथियार जैसा हो गया। और इसके बाद जो संघ है, टीनोफोरा, वो तो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लगता है। हाँ, टीनोफोरा। ये जीव संदिग्धि दिखाते हैं, मतलब अंधेरे में चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। गहरे समुद्र में चमकने वाले जीव, क्या बात है। और फिर परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, चपटे कृमि। हाँ, इनमें खाली गुहा या सीलोम नहीं होता, इसलिए ये रिबन जैसे चपटे होते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ही खास कोशिका होती है, ज्वाला कोशिकाएं, यानी फ्लेम सेल्स। छात्रों के लिए एक टिप है कि विशिष्ट कोशिकाओं को हमेशा याद रखें। पर मेरा एक सवाल है, इन्हें ज्वाला कोशिकाएं क्यों कहते हैं? आग होती है क्या? नहीं, आग नहीं होती। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो इनके अंदर हिलते हुए सीलिया बिल्कुल मोमबत्ती की फड़फड़ाती हुई लौ जैसे दिख रहे थे। ओह, तो बस दिखने में लौ जैसी है, पर ये करती क्या है? ये शरीर के खराब तत्वों को खींचकर बाहर निकालती हैं। मतलब ये एक बहुत ही शुरुआती किडनी या गुर्दे की तरह काम करती हैं, उत्सर्जन के लिए। बहुत बढ़िया, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चपटे कृमिया से आगे बढ़ें तो आता है एनेलिडा संघ। केचुआ इसका सबसे आम उदाहरण है। और इनकी पहचान है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। केचुए का शरीर छोटे छोटे छल्लों या खंडों में बटा होता है, जैसे मालगाड़ी के डिब्बे। बिल्कुल। इससे उन्हें चलने में मदद मिलती है और अगर कोई हिस्सा कट भी जाए तो बाकी के हिस्से उसे जीवित रख सकते हैं। क्या इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग की बात करें तो अब हम प्राणी जगत के सुपरस्टार की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा। हाँ, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। कीड़े मकोड़े, मकड़ियां। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कैसे कर लिया? इतने सफल कैसे हुए? इसके दो कारण हैं। पहला है उनका काइटिनी बाह्य कंकाल, मतलब काइटिन का बना मजबूत कवच। हाँ, जब जीव पानी से जमीन पर आए तो शरीर का पानी उड़ने का खतरा था। इस कवच ने उन्हें सूखने और शिकारियों दोनों से बचाया। पर अगर कवच इतना कठोर है तो वो चलेंगे कैसे? यहीं पर दूसरा ब्रह्मास्त्र आता है, संधि युक्त पाद या जॉइंटेड लेग्स। पैरों में जोड़ होने से उन्हें गजब की गतिशीलता मिल गई। पर एक उलझन है, अगर कवच कठोर है और खिंचता नहीं है तो वो कीड़े बड़े कैसे होते हैं? शरीर तो बड़ा होता है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए वो मॉल्टिंग करते हैं, मतलब वो अपना पुराना कवच त्याग देते हैं और फिर नया बड़ा कवच उनके ऊपर सख्त हो जाता है। वाह। और आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का, जैसे घोंगा या ऑक्टोपस। हाँ, इनका शरीर कोमल होता है पर कई बार ऊपर एक कठोर कवच होता है। लेकिन परीक्षाओं में इनके कवच से ज्यादा इनके मुंह के अंदर के एक अंग के बारे में पूछा जाता है, रेड्यूला। ये क्या काम करता है? दांत है क्या? दांतों जैसा ही है, पर इसे कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचिए जिस पर पैने दांत लगे हैं। भोजन पीसने के लिए ये इसे रेती की तरह रगड़ते हैं। याद रखने के लिए अच्छी तस्वीर है। और अब अकशेरुकी का आखिरी बड़ा संघ इकाइनोडर्मेटा। हाँ, शूल युक्त त्वचा वाले जीव जैसे तारामीन या स्टारफिश। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका जल संवहन तंत्र है ना? बिल्कुल, ये हाइड्रोलिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। ये पानी के दबाव से अपने ट्यूब फीट को फुलाते और पिचकाते हैं, जिससे चलते हैं और शिकार भी पकड़ते हैं। मतलब सिर्फ पानी के दबाव से? अद्भुत है ये।
तो हमने एक साधारण स्पंज से लेकर स्टारफिश के हाइड्रोलिक सिस्टम तक का सफर तय कर लिया, हाँ, और अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है कॉर्डाटा संघ। जिसमें रीढ़ की हड्डी का सफर शुरू होता है। कॉर्डाटा की पहचान है पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड का होना, जो आगे चलकर कशेरुकी जीवों यानी वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और मुझे लगता है कशेरुकी जीवों के विकास को याद रखने का सबसे आसान तरीका है उनके हृदय के कक्षों को देखना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे मछलियों में मत्स्य वर्ग में हृदय केवल 2 कक्षीय होता है ना। हाँ, क्योंकि मछलियां पानी में रहती हैं, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो रक्त को बहुत ज्यादा दबाव से पंप करने की जरूरत नहीं होती है। पर जब जीव जमीन पर आए, जैसे उभयचर या एम्फीबियंस, तो उन्हें ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। बिल्कुल, इसलिए उभयचरों और सरीसृपों यानी रेंगने वाले जीवों में हृदय 3 कक्षीय हो गया। पर यहाँ एक परीक्षाओं का बहुत ही पसंदीदा अपवाद है। हाँ, मगरमच्छ। जी, मगरमच्छ एक सरीसृप है, लेकिन उसका हृदय 3 नहीं बल्कि 4 कक्षीय होता है। सही कहा। और फिर इसके बाद आते हैं पक्षी और स्तनधारी, जिनमें हृदय पूरी तरह से 4 कक्षीय होता है। इससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त बिल्कुल अलग रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि ये समतापी या वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना? हाँ, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। और पक्षियों में तो उड़ने के लिए खोखली हड्डियां होती हैं, जिन्हें वायवीय अस्थियां कहते हैं। ये भी सीधा सवाल बनता है। बिल्कुल बनता है। और अंत में हम स्तनधारियों की बात करें तो हमारी पहचान क्या है? सबसे मुख्य है स्तन ग्रंथियां, जिनसे नवजात बच्चों को पोषण मिलता है। त्वचा पर बाल होना भी हमारी विशेषता है, और ज्यादातर स्तनधारी सीधे बच्चे देते हैं, यानी जरायुज होते हैं। पर यहाँ भी प्रकृति ने एक चकमा देने वाला अपवाद रखा है, ऑर्निथोरिंकिस, जिसे डकबिल प्लैटिपस कहते हैं। हाँ, प्लैटिपस एक स्तनधारी है, पर वो अंडे देता है। परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, बहुत कुछ कवर कर लिया हमने, तो आइए अब विद्यार्थियों के लिए अभ्यास का समय, एक छोटा सा क्विज हो जाए। हाँ, देखते हैं आज की चर्चा से क्या क्या याद रहा। तो पहला प्रश्न, ज्वाला कोशिकाएं जो उत्सर्जन में सहायक हैं, वो किस संघ में पाई जाती हैं? इसका उत्तर है संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमि। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है? अभी हमने बात की थी संघ एकाइनोडर्मेटा की, जैसे तारामीन। एकदम सही। और तीसरा और आखिरी प्रश्न, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है और उसमें भोजन पीसने वाले अंग का नाम क्या है? संघ मोलास्कर, और उस अंग का नाम है रेड्यूला। बहुत बढ़िया। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वर्गीकरण कोई उबाऊ सूची नहीं है। हाँ, ये सरल जीवों से लेकर जटिल जीवों के विकास की एक तार्किक कहानी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये जानकारी किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। विशिष्ट अंगों जैसे ऑस्टिया, रेड्यूला या ज्वाला कोशिकाओं से सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल, बस लॉजिक समझ लें तो भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं एक दिलचस्प विचार छोड़ना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, देखिए, आज हमने लाखों प्रजातियों और 11 प्रमुख संघों के बारे में जाना। हम मनुष्य इस विशाल प्राणी जगत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सही बात है। लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या भविष्य में प्रकृति किसी ऐसे नए संघ या फाइलम को जन्म देगी जो शायद आज के जीवों से बिल्कुल अलग हो, जो शायद प्लास्टिक को ही अपना कवच बना ले? ओह, ये तो बहुत ही गहरा और सोचने वाला विचार है। विकास का पहिया तो घूम ही रहा है। बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए ये आगे की खोज का एक शानदार विषय हो सकता है। तो इसी विचार के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। सीखते रहिए और विज्ञान की दुनिया को कौतूहल से देखते रहिए।